चलो जी, एक बार दोबारा से फटाफट से यूटिलिटी के कंसेप्ट में कोई डाउट है? देखो, जो डाउट है साथ साथ करते चलना, क्योंकि जून अटेम्प्ट के लिए इकोनॉमिक्स लास्ट बार हो रहा है, तो जो डाउट्स है साथ साथ लेते चलना। यूटिलिटी के कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, जिसको नहीं भी समझ में आ रहा क्लास के बाद आज रुकेगा इंडिविजुअल समझने के लिए, कॉपी पे समझने के लिए कोई भी कंसेप्ट। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल सा कंसेप्ट है कि स्टॉक बढ़ता जाएगा तो उसकी यूटिलिटी आपकी नज़रों में कम होती जाएगी, राइट। अजम्पशंस देखिए जनरली सेम ही है सारे कंसेप्ट के अंदर, चाहे आप कोई भी कंसेप्ट उठाएंगे कि कंज्यूमर रैशनल है, गुड्स आर डिविजिबल, हम एक स्मॉल इंटरवल की बात कर रहे हैं, अनड्यू लॉन्ग इंटरवल नहीं होना चाहिए, राइट। तो गुड्स आर नॉर्मल एंड डिविजिबल, रीजनेबल साइज की होनी चाहिए, कंज्यूमर यहाँ पर एक गुड ही कंज्यूम कर रहा है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक गुड, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में मोर देन वन गुड, क्योंकि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, एम यू ए अपॉन में पी ए, एम यू बी अपॉन में, ऑटोमेटिकली बात कर रहे हैं कि भाई हाँ ए गुड की बात है, बी गुड की बात है, तो मोर देन वन गुड्स की बात कर रहे हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी कंज्यूमर कोई भी गुड्स परचेज करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस से कंपेयर करता है कि जो मुझे प्राइस पे करना पड़ रहा है क्या उतनी यूटिलिटी मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि एम यू ऑफ दैट गुड अपॉन में प्राइस ऑफ दैट गुड शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, भाई पी को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, वन रह जाएगा, तो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। इसका मतलब अगर प्राइस पे कर रहे हैं हम लोग 5 रुपए और उससे यूटिलिटी मिल रही है 6 रुपए, तो ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है हमें। जिसकी हमारी नज़रों में यूटिलिटी 6 रुपए है उसके लिए सिर्फ 5 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो अब 6 अपॉन में 5 ऑटोमेटिकली मोर देन ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें प्राइस पे करना पड़ रहा है 5 रुपए और यूटिलिटी सिर्फ उस चीज़ की 4 रुपए है, तो 4 अपॉन में 5 रह जाएगा। तो इसका मतलब यूटिलिटी कम मिल रही है, प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली लेस देन 1 आ जाएगा, और लेस देन 1 आ गया तो कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि किसी भी गुड की यूटिलिटी अपॉन में प्राइस पेएबल दैट गुड शैल बी मोर देन और इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि अगर मार्केट में मोर देन 1 गुड्स है, ए बी सी डी, तो कंज्यूमर सब की मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में प्राइस को कंपेयर करेगा, एम यू अपॉन में पी, एम यू बी अपॉन में पी बी, एम यू सी अपॉन में पी सी, और इनको कंपेयर करने के बाद जिसका ये फैक्टर ज्यादा आ रहा होगा वही गुड्स परचेज करेगा, तब तक परचेज करता रहेगा जब तक ये फैक्टर सबके इक्वल ना हो जाए। अगर सबसे इक्वल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मिल रही है फिर तो कंज्यूमर इनडिफरेंट हो गया कि वो ये भी परचेज करे या ये परचेज करे या परचेज करे, सेम यूटिलिटी उसे मिल रही है। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज क्या है, जब मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में प्राइस पेएबल फॉर ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में प्राइस पेएबल फॉर बी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फॉर सी एंड प्राइस पेएबल फॉर सी, राइट। ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थी। आपके नोट्स में यहाँ डिमिनिशिंग लिखा हुआ है, इक्वी कर लेना, नोट्स आ रहे हैं, ठीक है, इक्वी कर लेना इसे। लॉ ऑफ डिमांड बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपको डिमांड इंक्रीज करनी है, मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, तो आपको प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप प्राइस रिड्यूस करते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या कि सामने वाले की नज़रों में मान के चलते हैं प्राइस थे 10 रुपीज़ और यूटिलिटी थी 9 रुपीज़, तो परचेज ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने प्राइस रिड्यूस कर दिया 9 रुपीज़ और यूटिलिटी उसकी नज़रों में कितनी है, 9 रुपये, अब वो परचेज कर लेगा, तो डिमांड ज़्यादा होगी है। दूसरी चीज़, दो गुड्स है, एक का प्राइस है 10 रुपी और दूसरे का 20 रुपी, इसके लिए पे करना पड़ रहा है लेट्स से 10 रुपीज़ और इसके लिए पे करना पड़ रहा है 18 रुपीज़, तो एम यू अपॉन में पी किसका ज़्यादा है, एम यू अपॉन में पी इसका ज़्यादा है, मोर देन 1 है, या इक्वल टू 1 है या मोर देन 1 है, तो वो ये परचेज करेगा। आप चाहते हो कि वो ये परचेज करे,
तो प्राइस कम करना पड़ेगा। 10 अपॉन में अगर 9 प्राइस कर दोगे तो अब दोनों का एम यू अपॉन में पी इक्वल हो गया, तो अब ये भी परचेज कर सकता है, ये भी परचेज कर सकता है। अगर 8 कर दोगे तो इसका एम यू अपॉन में पी ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, तो वो यही परचेज करेगा। तो अगेन डिमांड राइज हो गई प्राइस कम करने की वजह से। और तीसरा कंसेप्ट क्या है कि जो उसको 1000 रुपये खर्च करने हैं फूड पर, अगर आप प्राइस कम करते हो तो उसके 900 रुपये खर्च हो रहे हैं फूड पर, 100 रुपये उसके पास अभी भी एक्स्ट्रा हो गए, तो उसकी रियल इनकम एक्स्ट्रा हो गई। जहां पहले 1000 रुपये खर्च कर रहा था वहां सिर्फ कितने खर्च हो रहे हैं, अब 100 रुपये एक्स्ट्रा बच गए, तो वो और भी उससे फूड परचेज कर सकता है, तो अगेन क्वांटिटी या डिमांड इंक्रीज हो गई, राइट। तो ये तीनों कंसेप्ट को मिला के इसे यूटिलिटी कंसेप्ट कहेंगे, इसे डिमिनिशिंग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट कहेंगे, इसे रियल इनकम कंसेप्ट कहेंगे। इन तीनों कंसेप्ट को मिला के हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस कम करोगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। चौथा कंसेप्ट क्या है कि जिस इंसान के पास 900 रुपये थे खर्च करने के लिए और आपका प्राइस था 1000 रुपीज़, वो चाहकर भी नहीं ले सकता, लेकिन आपने प्राइस कर दिया 900 रुपये और इसके पास भी खर्च करने को 900 रुपये है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी मार्केट में इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अब वो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं जो पहले अफोर्ड, अगेन डिमांड इंक्रीज हो गई हमारे पास। तो प्राइस कम करने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यूटिलिटी मैच कर सकती है, दूसरे गुड्स की एम यू अपॉन में पी ज़्यादा हो सकती है, मतलब हमारी ज़्यादा हो सकती है उनके मुकाबले, रियल इनकम इंक्रीज हो सकती है, जो कंज्यूमर्स पहले परचेज नहीं कर सकते थे वो अब परचेज कर सकते हैं, तो इस तरह नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, राइट। डिमांड को हमने 3 तरह से डिस्कस किया था, डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड फंक्शन और कुछ नहीं है, सिर्फ एक एल्जेब्रिक फॉर्म में डिमांड को लिखना। तो हमने कहा था जनरलाइज्ड फॉर्म भी हो सकती है और स्पेसिफिक फॉर्म भी हो सकती है। जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख तो रहे हैं कि हाँ डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि किस तरह से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड तो है पर कितना एसोसिएटेड है, मतलब अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पर, जबकि स्पेसिफाइड फॉर्म में हम एग्जैक्ट न्यूमेरिक फिगर के अंदर बता रहे हैं कि कितना एसोसिएटेड है, तो हम प्राइस लिखकर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिमांड क्या होगी एग्जैक्टली। तो हमने उसको नाम क्या दे दिया, स्पेसिफिक फॉर्म। डिमांड शेड्यूल का मतलब जहां टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लिख रहे हैं चीजों को कि इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी मार्केट में डिमांडेड है, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, इस प्राइस पर अगर एक से ज्यादा कंज्यूमर है तो इस प्राइस पर ए कितना कंज्यूम करना चाह रहा है, बी कितना कंज्यूम करना चाह रहा है और टोटल मार्केट डिमांड क्या है। इस प्राइस पर ए कितना कंज्यूम करना चाह रहा है, बी कितना कंज्यूम करना चाह रहा है, टोटल मार्केट डिमांड क्या है। और ग्राफ के ऊपर तो हमने देखा था कि डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि प्राइस हम कहाँ लिखते हैं, वाई एक्सिस पर। क्वांटिटी हमेशा कहाँ दिखाई जाती है, अगर क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, मतलब धीरे धीरे स्लोप नीचे की तरफ आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। रीजन तीनों है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंक्रीज इन रियल इनकम। कंज्यूमर हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस पेएबल से कंपेयर करता है। अच्छा, यूटिलिटी कितने वेज में हम मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल जहाँ पर हम एग्जैक्ट नंबर में यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं, और ऑर्डिनल जहाँ हम ऑर्डर वाइज कंपेयर कर रहे हैं कि इसकी यूटिलिटी फर्स्ट है मेरी नज़रों में, इसकी यूटिलिटी सेकंड है, तो रैंकिंग कर रहे हैं जहाँ पर हम बेसिकली, राइट। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज समझ में आ गया था। अगर सेम कर्व के ऊपर मूव कर रहे हैं तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन, राइट। ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर आपसे कहा जाए कि जी लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट की तरफ जाने का मतलब क्वांटिटी कम हो रही है, यही है ना क्वांटिटी का। लेफ्ट की तरफ जाने का मतलब क्वांटिटी कम हो रही है, और कम हो रही है का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, और ज्यादा होने का मतलब एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होती है, ठीक है। अगर पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, चाहे वो राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसका मतलब कि डिमांड नहीं इंक्रीज हो रही, खाली मतलब एक्सपेंशन नहीं हो रही, पूरी डिमांड मार्केट की ही इंक्रीज हो गई, तो वो अदर फैक्टर्स की वजह से,
लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, अब ये आइटम लोगों को पसंद नहीं है, तो जो लोग पहले परचेज करते थे उन्होंने भी परचेज करनी छोड़ दी। आप प्राइस कम भी करो तब भी वो परचेज नहीं करेंगे, इसलिए पूरा चार्ट ही शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड। या लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, उनको ये चीज़ अच्छी लगने लगी है, या उनको ये अपना स्टेटस सिंबल लगने लग गया है, तो चाहे आप प्राइस ज़्यादा भी कर लो तब भी वो ज़्यादा परचेज करेंगे, तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो ये हमारा इंक्रीज, और लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है तो सिंपल। हमने कहा जी एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, आपको लगता है कि प्राइस अभी और घटने वाले हैं, तो जो चीज़ 100 रुपये की है उसके प्राइस 95 कर दिए, लेकिन कंज्यूमर्स को लगता है कितने होने वाले हैं प्राइस, तो 95 में भी परचेज नहीं करेगा, कम करने के बावजूद डिमांड ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर होल्ड करके रखेगा कि उसे लगता है और भी प्राइस कम होने वाले हैं। इन्फीरियर गुड्स के केस में पहले ही गुड्स इन्फीरियर है, जिनको कंज्यूम करना आप अपनी तौहीन समझते हैं, और प्राइस कम हो गए फिर तो बिल्कुल ही लो क्लास लोगों के गुड्स हो गए वो, तो प्राइस कम करोगे तो और उसकी डिमांड कम हो जाएगी, मतलब जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ करना बंद कर देंगे। गिफन गुड समझ में आ गया था, जो कल हमने एग्जांपल लिया था कि मीट 70 रुपीज़ के जी था, ब्रिटेन का एग्जांपल है रियल, और ब्रेड 30 रुपीज़ का पूरा पैकेट था। जब टोटल मिला के बजट 100 रुपये था तो ये अफोर्ड किया जा सकता था, लेकिन जब मीट के रेट इंक्रीज हो गए 80 हो गए पर केजी, तो इसका मतलब अब 20 रुपीज़ में ब्रेड तो आ नहीं सकती, या तो हमारे पास 20 रह गए, उसमें ब्रेड आ नहीं सकती, तो लोगों ने क्या किया, इसको तो हाफ के जी लेना शुरू कर दिया और ब्रेड की क्वांटिटी कितनी कर दी, डबल, तो पेट उतना ही भरा और बजट में आ गया, तो चाहे इसके प्राइस कम नहीं भी हुए फिर भी इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, तो अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस कम किए बिना डिमांड इंक्रीज हो गई। इग्नोरेंस, लोगों को पता ही नहीं है कि जी प्राइस कम हो रही है या कहीं पर कम प्राइस पर सामान मिल रहा है। कॉन्स्पिशियस गुड्स, स्टेटस सिंबल, जितना महंगा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, राइट। चेंज इन फैशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हाँ जी, डिमांड किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिटरमिनेंट का मतलब किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, खुद जो कमोडिटी है उसके प्राइस पर, उससे रिलेटेड कमोडिटीज है जैसे सब्सटीट्यूट्स है उनके प्राइस पर। सब्सटीट्यूट के प्राइस कम हो गए तो ऑटोमेटिकली आपके गुड्स के प्राइस और डिमांड कम हो जानी है, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो साथ साथ चलेंगे। अगर पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि एक आम आदमी डे टू डे लाइफ में अफोर्ड कर ही नहीं सकता, तो कार लेकर वो करेगा क्या, तो पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए तो ऑटोमेटिकली कार की डिमांड कम हो जाएगी, होती तो नहीं है पर फिर भी चलो। लेवल ऑफ इनकम है, इसके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। जैसा हमने डिमांड पढ़ा सेम हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है, बस फर्क क्या है कि डिमांड के केस में प्राइस इनवर्सली रिलेटेड है और सप्लाई के केस में प्राइस डायरेक्टली रिलेटेड है। भाई जितना ज़्यादा प्राइस आप ऑफर करने के लिए तैयार है उतने ही ज़्यादा लोग उस सामान को सप्लाई करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, राइट। तो जितना ज़्यादा प्राइस होगा मार्केट में उतनी ही उस चीज़ की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। वही सेम सप्लाई फंक्शन, सप्लाई कर्व, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल सेम है लगभग। एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस, आपके पास 100 रुपये के गुड्स है, सामने वाला 105 रुपये ऑफर कर रहा है, फिर भी आप सप्लाई नहीं करोगे अगर आपको लगता है कि रेट क्या होने वाला है 110, तो प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि सेलर्स को क्या लगता है कि प्राइस क्या जाने वाला है 110, तो 110 में बेचेंगे, 105 में क्यों बेचेंगे। मोनोपोली, मोनोपोली के केस में तो कोई रूल फॉलो ही नहीं करता ना, भैया मेरी मर्जी है मैं अपने गुड्स कम में बेचूं या ज़्यादा में बेचूं। कंपटीशन, कंपटीशन के केस में इवन कम प्राइस में भी सेलर फोर्स्ड है बेचने के लिए, अगर आप नहीं बेचोगे तो आपको कंपटीटर बेचेगा, राइट। तो seller is forced to sell large amount even at smaller price। perishable goods, आपको पता है जी गुड्स खराब होने वाले हैं तो बिल्कुल ही उनकी कीमत जीरो हो जाए, इससे अच्छा कम प्राइस पे भी बेच दो, राइट। लेजिस्लेशन रिस्ट्रिक्शन,
कुछ चीज़ों को लेकर हमारे पास लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। आज के टाइम में तो नहीं है, पर पहले के टाइम में जैसे आपका रिफाइंड ऑयल है, इसके ऊपर बाकायदा रिस्ट्रिक्शन थी। आप जो प्राइस रखोगे वो गवर्नमेंट से पूछ के रखोगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर के साइन होकर फैक्ट्री से ऑयल बाहर निकलता था। इवन दिल्ली में तो आइस को भी इसके अंदर एक बार लाया हुआ है। आइस की कमी हो गई थी 1979 में, और गवर्नमेंट ने आइस को भी एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया था, और आइस आप अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते थे। आपको आइस गवर्नमेंट के बताए हुए फेयर शॉप के ऊपर और फेयर प्राइस पर ही बेचनी थी। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, उसकी वजह से क्वांटिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, राइट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिनके अंदर आप प्राइस एक अमाउंट से ज़्यादा इंक्रीज कर ही नहीं सकते। आर्टिस्टिक या ऑक्शन गुड्स है, भाई आर्टिस्टिक गुड्स कितना भी प्राइस आप ऑफर कर लो, सामने वाला बनाने में टाइम लेगा ही। हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस मतलब किस पे डिपेंड करता है जी? सप्लाई। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने महंगे होंगे प्राइस उतना ज़्यादा होगा, जितने कम होंगे प्राइस उतना ही कम होगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जितनी इम्प्रूव्ड होगी प्राइस उतना कम होगा, जितनी टेक्नोलॉजी बेकार होगी वेस्टेज भी उतनी ज़्यादा जाएगी, प्रोडक्शन भी उतनी कम होगी, प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, साइज ऑफ मार्केट, टैक्स एंड सब्सिडीज, जिस चीज़ के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा होती है वो ऑटोमेटिकली महंगे हो गए, और महंगे हो गए तो लोग भी कम परचेज करना पसंद करते हैं और सप्लाई भी कम करना पसंद करते हैं, राइट। गोल ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का गोल मैक्सिमम प्रॉफिट है या मैक्सिमम वेल्थ है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब जितना आज प्रॉफिट अर्न कर सकते हो कर लो, चाहे लोग आपके गुड्स से सेटिस्फाइड है या नहीं है। मैक्सिमम वेल्थ का मतलब चाहे प्रॉफिट कम रखो लेकिन क्वालिटी अच्छी रखो, ताकि लॉन्ग टर्म में आपका मार्केट शेयर बढ़ता जाए, और जब मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा तो कम प्रॉफिट होगा तब भी आपको ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो डिपेंड करता है कि जी गोल बिजनेस फर्म का क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट या। हाँ जी, नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट है, एंड चेंज इन प्रोड्यूसर या सेलर्स एक्सपेक्टेशंस। वही चेंज इन सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, डिक्रीज, इंक्रीज। इक्विलिब्रियम क्लियर था जी, जहाँ दोनों क्रॉस करेंगे, डिमांड कर्व भी एंड सप्लाई कर्व भी। कंज्यूमर बिहेवियर में दो थ्योरी पड़ी थी, एक मार्शलियन अप्रोच जो कि किसके ऊपर काम करती है? वन कमोडिटी, और इनडिफरेंस कर्व अप्रोच मोर देन वन कमोडिटी, टू और मोर कमोडिटीज के ऊपर वर्क करती है। मार्शलियन भाई साहब ने तो एक ही बात कही है, पैसा, कि लोग जो भी चीज परचेज करेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आइटम किससे कंपेयर करेंगे? कहता है जी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस पेएबल फॉर एक्स आइटम। तो ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लैम्डा क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो आप 5 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं तो कहता है जी मार्जिनल यूटिलिटी इन 5 यूनिट की क्या है? वो किससे कंपेयर करने वाले हैं कि प्राइस पे करना है जी 10 रुपए पर यूनिट, तो 5 यूनिट परचेज कर रहे हैं, उस प्राइस की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अगर लगेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है गुड्स की एज कंपेयर टू प्राइस पेएबल फॉर देम, तो लोग परचेज करेंगे, अदरवाइज लोग परचेज। तो इसने तो बड़ी सिंपल सी ये इक्वेशन दी है कि जी यूटिलिटी ऑफ एक्स, यूटिलिटी ऑफ प्राइस पेएबल फॉर एक्स, अगर वो ज्यादा है तो लोग परचेज करेंगे, अदरवाइज लोग परचेज नहीं करेंगे, राइट। इन डिफरेंस कर्व ने क्या कहा? कहता है जी मार्केट में एक से ज्यादा आइटम्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेशंस में लोग परचेज कर सकते हैं, तो हम क्या मान के चलते हैं कि लोगों के पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो इतना एक्स, इतना वाई ले रहा है और इतना एक्स ले रहा है, तो ये एक पॉइंट आ गया जी। दूसरा पॉइंट इतना वाई ले रहा है और इतना एक्स ले रहा है। तीसरा पॉइंट इतना वाई ले रहा है, इतना एक्स ले रहा है। चौथा पॉइंट इतना वाई ले रहा है। कहते हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कंज्यूमर इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब क्या हो गया? यहां पर भी उतने ही सेटिस्फाइड है,
यहाँ पर भी उतनी सेटिस्फाइड है, यहाँ पर भी उतनी सेटिस्फाइड है और यहाँ पर भी। तो हर वो पॉइंट फाइंड आउट कर लो जहां पर कंज्यूमर इक्वली सेटिस्फाइड है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स परचेज करके, राइट। एक बार ये आ गया हमारे पास, चलो जी हमें ये पता चल गया कि कंज्यूमर यहाँ पर सेटिस्फाइड है। अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बना सकते हो। फिर देखो कंज्यूमर का बजट कितना है, 100 रुपए का बजट है, तो जी 100 रुपए में वो कितने वाई परचेज कर सकता है और 100 रुपए में वो कितने, ये बजट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब जो भी वो परचेज कर सकता है बजट के अंदर ही परचेज कर सकता है, बाहर जाके तो परचेज कर नहीं सकता। तो ये वाला इंडिफरेंस कर तो उसके लिए क्या हो गया, परचेज ही नहीं कर सकता बजट से बाहर जाकर। बजट से कम में वो परचेज करेगा क्यों, उसे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं मिलेगी। तो ये वाला इंडिफरेंस कर्व भी क्या हो गया, वो क्या परचेज करने वाला है, कहता है वो इंडिफरेंस कर्व पर जहां पर बजट लाइन क्या है, मैक्सिमम, जो बजट लाइन पर मैक्सिमम पॉइंट टच हो रहा है वो परचेज करेगा, क्योंकि उसका बजट यहां अलाउ भी कर रहा है और सेटिस्फेक्शन भी क्या है, मैक्सिमम। दूसरी चीज इसमें क्या याद रखनी है कि अगर 4 प्रोडक्ट है ए बी सी डी और कॉम्बिनेशन है कि जी ए 2A प्लस 2B प्लस 2C प्लस 2D या फिर 3A प्लस 1B प्लस 2C प्लस 2D या फिर 4A प्लस 2C प्लस 2D या फिर 4A प्लस 4D, ऐसे कॉम्बिनेशंस का हमने पॉइंट किया है, राइट। हमें क्या याद रखना है कि जहां पर उसे सारी चीज मिलेगी, यहां पर सारी चीज मिल रही है, यहां पर सारी चीज मिल रही है, कहता है ये कॉम्बिनेशन वो प्रेफर करेगा ओवर दोज कॉम्बिनेशंस जहां पर उसे सारी चीज नहीं मिल रही, ठीक है। तो बजट लाइन बनाएंगे, इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, जहां पर ये मैच करेगी, ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कहता है 3 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन कि बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच ही ना करे, कहता है इस इंडिफरेंस कर्व का कोई यूज ही नहीं क्योंकि बजट से बाहर है। दूसरी कंडीशन, जहां इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को 2 बार क्रॉस कर रहा है, कहता है इसका भी यूज नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर ऐसे भी पॉइंट हैं जो बजट मतलब हम इससे ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, प्लस यहां पर भी बजट लाइन टच कर रही है, यहां पर भी बजट लाइन टच कर रही है, दो जगह सेटिस्फेक्शन का मतलब कहीं ना कहीं जाकर वो डिससेटिस्फाइड होने वाला है। ये लेने के बावजूद कहेगा यार ये भी तो इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है, ये क्यों नहीं लिया मैंने, राइट। हमें कौन सा इंडिफरेंस कर्व देखना है, जो बजट लाइन के टेंजेंट है। क्लियर है जी। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि 2 इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इलास्टिसिटी से स्टार्ट करना था, आ जाओ जी। इलास्टिसिटी का मतलब हमने क्या देखा था, रिलेटिव चेंज। सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे, नॉट टॉकिंग अबाउट वन बट चेंज इन वन ड्यू टू, तो रिलेटिव, 2 चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इन रिलेशन है, चेंज इन वन ड्यू टू अदर, दैट इज रिलेटिव। तो हम कह रहे हैं जी जैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो प्राइस एक चीज होगी हमारे पास, इलास्टिसिटी चेंज की बात कर रहा है, किसका चेंज, कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, तो ये एक चीज होगी और दूसरी चीज क्या है, डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम कहेंगे
चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इलास्टिसिटी का यूज क्या है? कहता है मान के चलो पहले 10 रुपए था हमारा प्राइस और डिमांड थी 100 यूनिट्स की, हमने 9 रुपए कर दिया प्राइस और डिमांड आ गई 95 यूनिट। प्राइस कम करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, राइट। फिर हमने 8 रुपए करके देखा, फिर डिमांड आ गई 110 की। कहता है ये चीज हमें कोई रिलेशन नहीं बता रहा कि कितना प्राइस चेंज करने की वजह से कितनी हम यूनिट्स में फर्क आ रहा है। ये 110 ले लिया तो आप कह सकते हो जी 1 रुपया चेंज किया था तो 5 यूनिट में फर्क आया, फिर 1 रुपया चेंज किया तो 5 यूनिट में फर्क आया। लेकिन ये करने की बजाय अगर मैं कहूं तो 1 रुपया चेंज किया तो 5 यूनिट में फर्क आया, फिर 1 रुपया चेंज किया तो कहता है ये चीज हमें क्लियर कट डिसीजन लेने में हेल्प नहीं कर रहा। अगर परसेंटेज पता चल जाए कि 10% प्राइस चेंज करो तो 10% डिमांड चेंज होगी, या 10% प्राइस चेंज करो तो 15% डिमांड चेंज होगी। यहाँ से हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना प्राइस चेंज करने की वजह से कितनी डिमांड चेंज होगी, राइट। और इसका यूज क्या होगा हमारे पास? कहता है जी 10 रुपए में 100 यूनिट्स बेच रहे थे, कॉस्ट कितनी थी 1 यूनिट की, बेच कितने में रहे थे, सेलिंग प्राइस लेट्स से 12 रुपए, प्रॉफिट कितना था, ठीक है 100 यूनिट्स बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो गया 2 रुपए पर यूनिट। किसी ने कहा यार 1 रुपया कम कर दे प्राइस और 5 यूनिट ज्यादा बिक सकती है, प्राइस कितना कर दिया हमने 11 रुपए, कॉस्ट अभी भी कितनी है हमारी 10 रुपए, तो यूनिट्स मान के चलते हैं कितनी बिकनी शुरू हो गई 105, प्रॉफिट कितना रह गया हमारा 1 रुपये प्रॉफिट रह गया। तो 1 रुपया प्राइस कम किया, प्रॉफिट में इससे तो कम होगा। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आया, तो प्राइस कम करने की वजह से क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गई 100 से 105 हो गई, लेकिन प्रॉफिट एक्चुअल में क्या हो गया हमारा, कोई फायदा है प्राइस कम करने का? तो इलास्टिसिटी से हमें एग्जैक्टली ये पता चलता है कि कितने परसेंट प्राइस कम करने से कितनी परसेंट डिमांड पे फर्क पड़ेगा, और हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यार इतना परसेंट प्राइस कम करेंगे तो प्रॉफिट ये रह जाएगा हमारा, चाहे डिमांड इंक्रीज हो गई उसके बावजूद प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, तो प्राइस कम करने का कोई फायदा, राइट। हाँ जी, इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आ गया? दोबारा से हम क्या कह रहे हैं, चेंज इन वन फैक्टर ड्यू टू चेंज इन, तो हमेशा 2 फैक्टर पाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं पाएगा प्राइस इलास्टिसिटी क्या है जी, किसकी प्राइस इलास्टिसिटी, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। इनकम इलास्टिसिटी कि इनकम चेंज होने का क्या इफेक्ट आएगा भैया, किसके ऊपर इफेक्ट आएगा, डिमांड के ऊपर या सप्लाई के ऊपर। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पर डिमांड क्या है हमारे पास, जिसके पास नहीं है ले लीजिए नोट्स, यहाँ रख दे अलग अलग चैप्टर्स के। हाँ ये वाले इनके पास तो नमूनों के पास तो पड़े हैं, ऑनेस्टली जिसके पास नहीं है वो ले लेना, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, जिसमें चेंज होगा वो सबको ही मिलेंगे, जिस तरह 3rd चैप्टर में चेंजेस है।
क्लास खत्म होने के बाद फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी यहाँ से उठा लेना। हाँ जी, तो दो चीजों में एक चीज तो डिपेंडेंट है, हम कह रहे हैं जी डिमांड चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड अपॉन में चेंज इन प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होगी, तो डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट ऑन, डिमांड क्या होगी, डिपेंडेंट ऑन प्राइस। तो डिमांड डिपेंडेंट फैक्टर और प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर। क्लियर है ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या डिपेंडेंट है क्या इंडिपेंडेंट, राइट। डिपेंडेंट फैक्टर हमेशा कहां आएगा, ऊपर, तो हमेशा क्या लिखोगे, चेंज इन डिपेंडेंट अपॉन में चेंज इन इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। तो कौन कौन से हैं डिमांड के केस में इलास्टिसिटी, कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कहता है ए और बी दो गुड्स है, ए के प्राइस चेंज होने की वजह से बी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्रॉस ए के प्राइस चेंज होने की वजह से बी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, राइट। कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कहता है जी परसेंटेज मेथड भी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज मेथड भी है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी है, और ग्राफिक मेथड या पॉइंट मेथड भी है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसे चार्ट में दे रखा है कि परसेंटेज के केस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, 0 है या इनफाइनाइट है। 5 कंडीशंस है भाई, या तो इक्वल टू 1 होगी, या लेस देन 1, मोर देन 1, या 0 इंफिनिटी, ये 5 कंडीशन होगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कहता है रिलेटिव चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन, खाली चेंज इन डिमांड की बात नहीं कर रहे, बल्कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज अ नेगेटिव साइन, क्यों है जी नेगेटिव साइन, क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशन, प्राइस कम करेंगे डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड कम करो, डिमांड कम होगी तो प्राइस ज्यादा करेंगे, डिमांड कम होगी। तो हमने कहा जी पहले प्राइस था हमारे पास 100 रुपये, डिमांड थी मतलब 1000 रुपये, चेंज्ड प्राइस क्या है 110 रुपये, प्राइस ज्यादा कर रहे हैं तो डिमांड कम होगी हमारे पास, मान के चलते हैं इसकी वजह से डिमांड कितनी हो गई 1000 से 900 रुपये। तो हम इलास्टिसिटी कैसे निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं जी चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन, ये कह रहे हैं हम। तो चेंज इन डिमांड कितना है, पहले 100 था अब 110 है, अपॉन में ओरिजिनल माइनस चेंज्ड अपॉन में ओरिजिनल इनटू में 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। ये तो चेंज इन डिमांड हो गया, अपॉन में चेंज इन प्राइस, हजार माइनस 900 अपॉन में चेंज इन डिमांड हो गया, चेंज इन प्राइस क्या है 100 माइनस 110 अपॉन में, क्लियर है। तो हम कैसे निकाल रहे हैं, ओरिजिनल डिमांड लेस चेंज डिमांड अपॉन में ओरिजिनल डिमांड इनटू में ओरिजिनल प्राइस लेस चेंज्ड प्राइस अपॉन में तो क्या आया जी आंसर 100 अपॉन में 1000 इंटू में अपॉन में 10 माइनस 100 माइनस 110 माइनस 10 अपॉन में 100 इंटू में
ये कट गया, नीचे क्या रह गया, या -10 कर लो आप, और ऊपर क्या रह गया, तो कितना परसेंट चेंज हुआ डिमांड हमारा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस कितना परसेंट चेंज हुआ, 10% प्राइस चेंज किया तो डिमांड 10% चेंज हो गई। आंसर क्या गया जी, 1। आंसर क्या आ गया, 1। एक्चुअल में 1 है या -1 है, नीचे क्या है -10, तो आंसर क्या है, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव किस लिए आएगा, क्योंकि डिमांड और प्राइस दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू, हमें माइनस और प्लस से कुछ करना ही नहीं, हमें तो क्या देखना है कि चेंज यूनिटरी है, 1 है, लेस देन 1 है, मोर देन 1 है, या फिर 0 है, इनफाइनाइट है। तो इस केस में कितना है जी, यूनिटरी। 10% प्राइस चेंज किया तो 10% डिमांड चेंज हो गई, तो जितना प्राइस चेंज किया उतनी ही डिमांड चेंज हो गई, तो आपस में रिलेशन क्या है, इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी, राइट। तो इस तरह से फाइंड आउट करना है, नोट्स में लिखा हुआ है फॉर्मूला, बस फाइंड आउट करना है कि लेस देन 1 है, मोर देन 1 है, माइनस वाला साइन इग्नोर कर देना है, तो लेस देन 1 है, मोर देन 1 है, इन्फिनिटी है। देखो ये इन्फिनिटी का जो स्लोप है, ये हल्का सा ऊपर जाते हुए है, हल्का सा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा ऊपर जाते हुए है, या हल्का सा नीचे आते हुए बहेगा आपको। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा थोड़ा सा चेंज हुआ प्राइस में और क्वांटिटी अनलिमिटेडली चेंज हो गई, राइट। प्राइस में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हुआ और क्वांटिटी इतनी चेंज हो गई, तो जब हम कह रहे हैं जी क्वांटिटी इतनी चेंज हो गई, कितनी चेंज हो गई, 1000 यूनिट की डिमांड चेंज हो गई, और प्राइस कितना चेंज हुआ, 0.01, तो नीचे इतना छोटा फैक्टर है कि जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहते हैं इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेस देन 1 हो, मोर देन 1, फिर इक्वल टू 1, ये कौन सा एंगल है, क्योंकि इक्वल हो गया ना ये दोनों, नेट 90 डिग्री, राइट। तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 और 0। 0 का मतलब कहता है प्राइस कितना मर्जी चेंज कर लो, कितना मर्जी कम कर लो, क्वांटिटी सेम है, इतनी ही है, ना यहाँ जा रही ना यहाँ जा रही, तो प्राइस जितना मर्जी चेंज कर दो क्वांटिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो 5 रिजल्ट आएंगे हमारे पास अगर हम परसेंटेज मेथड यूज कर रहे हैं, लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1, 0 एंड इन्फिनिटी। फिर है जी हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस एक फैक्टर है, डिमांड या मैं कहूँ क्वांटिटी दूसरा फैक्टर है, चेंज इनमें ही होगा, चेंज इनका ही स्टडी करना है हमने। ठीक है, तो वही समझाने के लिए नीचे टेबल भी दे रखी है। बेस प्राइस क्या लेके चल रहे हैं, 10 रुपये, क्वांटिटी डिमांडेड 100 रुपये, 100 यूनिट्स, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10 रुपये एक का प्राइस है, 100 यूनिट डिमांडेड है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1000 रुपये। अब इसमें चेंज करके देख रहे हैं जी, प्राइस हमने 10 से कितना कर दिया, इंक्रीज कर दिया प्राइस हमने, और मान के चल रहे हैं, ये मानवी फिगर है, इमेजिनेशन है, ये जितनी भी फिगर्स हैं एक्सपेंडिचर की, मान के चल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, 1045, पहले कितना था 1000, अब कितना है 1045, तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, हमने कहा जी एक्सपेंडिचर है 1045, अपॉन में प्राइस कितना कर दिया हमने 11,
तो टोटल यूनिट्स कितनी बैठी 95। तो जी प्राइस ये करने की वजह से डिमांड ये हो गई। अब देख लो इफेक्ट, चेंज इन प्राइस 10%, चेंज इन डिमांड 5%, तो चेंज इन डिमांड अपॉन में चेंज इन प्राइस आ गया कितना। तो हमने अगर प्राइस इंक्रीज किया और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। यही ऊपर आपकी जो बुक में दे रखा है बस ये दे रखा है अल्टीमेट रिजल्ट कि एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया, प्राइस भी इंक्रीज हो गया, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। प्राइस भी इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर सेम है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, प्राइस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो इलास्टिसिटी क्या होगी। देख लो जी, हम लेके चल रहे हैं प्राइस इंक्रीज हो गया 10 से 11, एक्सपेंडिचर कम हो गया 1000 से 946, तो इसको 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गई, डिमांड क्वांटिटी। तो भैया अब चेंज इन प्राइस 10% है, चेंज इन क्वांटिटी पहले 100 थी, अब कितनी रह गई 86, कितने परसेंट है, तो आंसर क्या आया 1.4। वही चीज़ यहाँ दे रखी है कि अगर प्राइस इंक्रीज करने की वजह से एक्सपेंडिचर कम हो गया तो इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर देन 1, राइट। मान के चलिए प्राइस है 10 रुपये बेस प्राइस, जो कि इंक्रीज होके हो गया 12, ये मान के चलिए 8 हो गया, डिक्रीज हो गई, ठीक है। एक्सपेंडिचर पहले कितना था 1000 रुपये और अब कितना है 1000 रुपये, निकालना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी निकालो, इसी टेबल को फॉलो करना जैसे इसमें निकाला हुआ है। वो तो मैंने देख के बता दिया ऐसे इक्वल टू 1 होना चाहिए। 10 से 8 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया, माइनस नहीं, ठीक है। वहां पर तो कोई चेंज ही नहीं है, 100 डिवाइडेड बाय 8, 125 तो पहले कितना था 100 upon 100 कितना आया 25/20 कितना आ रहा है 1.25। अच्छा 1.1, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और हाईलाइट करना भूल गया, इस मेथड के अंदर ना एग्जैक्ट न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट पॉसिबल। हमने ये एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए दे तो दिया, लेकिन ये रूल यही रहेंगे। लगभग एक ही माना जाएगा वो, भाई 20/25 में 20 है, लगभग ही 1.25 था तो रहा है, लेट्स से 1.20, लेकिन इक्वल टू 1 ही माना जाएगा। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते, राइट। यहाँ पर भी जिस तरह मैंने एग्जांपल में निकाल रखा है 1.1 आ रहा है, लेकिन इक्वल टू 1 ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल में अगर ये आ जाए तो याद रखना है, आपसे पूछा यही जाएगा एमसीक्यू में, ठीक है।
उस वक्त ना थोड़ा सा चेंज लेके चल के देखना, थोड़ा सा चेंज का मतलब मैक्सिमम 10% तक का चेंज लेके चल के देखना, तो आसपास का आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। अब यहाँ पर भी हमने एक्चुअली में 90 कर दिया, मैंने 91 आ रहे हैं यहाँ पर भी, तो इक्वल टू 1 लाने के चक्कर में ग्राफिक मेथड जी, जहां हम ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ फाइंड आउट कर रहे हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से चीज देखिएगा, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है हमारा ग्राफ या फिर कर्व में हो सकता है। अगर कर्व में है तो भी हम एक टेंजेंट बनाएंगे इस कर्व से, और वो स्ट्रेट लाइन में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कर्व में है डिमांड का कर्व, मतलब स्ट्रेट नहीं है, तो इसके एक टेंजेंट बनाएंगे, और ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट आएगा, ये फाइंड आउट करें कि इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, 0 है या फिर। तो इसके अंदर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वाई एक्सिस पर जो टच हो रहा है, वो क्या दिखा रहा है, इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी। जो एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है, इलास्टिसिटी क्या है, तो इन्फिनिटी से 0 के बीच में सब कुछ आना है। अब ये ऊपर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से 1 की तरफ जा रहा है, तो मिडिल पॉइंट तो 1 होगा हमारे पास। तो इन्फिनिटी से 1 की तरफ जा रहा है, तो इस एरिया में जो भी हमारे पास पॉइंट आएगा वो क्या है, ग्रेटर देन 1। और 1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो इस एरिया में जो भी पॉइंट आएगा वो क्या हमारे पास, लेस देन 1। दिमाग में रहेगा? ठीक है जी। तो अब इसे निकालोगे कैसे, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। अब देखो, अगर यहां पर है मिडल में, मिडल का मतलब हो गया कि एम बी, ये मिडल है, एम बी अपॉन में एम ए, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। और क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो आंसर क्या आएगा, बात समझ में आ रही है? अगर यहां पर होगा पॉइंट, ये इसे मान के चलते हैं, इसे ले लेते हैं जेड, तो लोअर सेगमेंट क्या हो गया, जेड बी, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट है, जेड बी अपॉन में जेड, जेड बी क्या है हमारा, स्मॉल, और जेड ए क्या है हमारा, तो लेस देन 1 आएगा, लेस देन। तो ये क्या आएगा, यहां पर इस एरिया में कुछ भी जो आएगा वो क्या आएगा, लेस देन। क्लियर है? यहां पर ले लेते हैं, लेट्स से इसे एक्स कंसीडर कर लेते हैं। लोअर सेगमेंट क्या है हमारा, एक्स बी, अपर सेगमेंट क्या है हमारा, एक्स ए। एक्स बी इज बिगर देन एक्स ए, तो ये बिगर है, ये, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आएगा, मोर देन 1। तो वही चीज लिखी हुई है कि अगर मिडल से ऊपर की तरफ है कहीं भी पॉइंट, तो क्या आएगा वो, मोर देन 1। मिडल से नीचे की तरफ है कहीं भी पॉइंट, तो क्या आएगा वो, लेस देन 1। एक्स एक्सिस पे जो टच कर रहा है वो क्या है, 0। वाई एक्सिस पे जो टच कर रहा है वो क्या है, इन्फिनिटी। मिडल क्या है, कर्व के केस में क्या करेंगे, क्या है, सेम चीज है, बस हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक ऐसी लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व। उसके बाद फाइंड आउट करते हैं मिडल पे आ रहा है या अबव मिडल आ रहा है या बिलो मिडल आ रहा है या कहाँ पे आ रहा है, राइट। तो बड़ी सिंपल सी बात कही है, ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन द डिमांड कर्व एट अ पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल इन द अबव केस वी वांट टू फाइंड द इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट सी। तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब ये देख लो, इस लाइन में मिडल कुछ लगभग यहाँ पर आएगा, तो ये मिडल से ऊपर की तरफ है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी इसकी, ग्रेटर देन 1। फटाफट से पहले यहाँ तक का नोट्स में देखो क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो कुछ भी समझ में आया या नहीं आया।
हमें इतना चुभता है ना किंडर जॉय दिलवाना, रो पीट के 2 महीने में एक बार दिलवाता हूँ मैं इसे, और उस वक्त भी इतना चुभता है ना, हाय 40 रुपए में आग लगा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? देखो इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस ना पूछे जरूर जाते हैं, और कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल एक कंसेप्ट दे रखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम एक्सपेंडिचर के से क्वांटिटी निकाल रहे हैं। भाई प्राइस में कितना चेंज हो तो खुद ही देंगे, जब प्राइस में चेंज देंगे तभी तो डिमांड में क्या चेंज है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो प्राइस में क्या चेंज है वो खुद ही देंगे, एक्सपेंडिचर में क्या चेंज है वो खुद ही देंगे, उसके बेसिस पर आप क्वांटिटी निकाल लो भी क्वांटिटी कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा जो भी होगी उससे चेंज इन क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, तो इजीली आपके पास चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस आ जाएगा। हाँ जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज़ पे डिपेंड करता है जी? प्राइस लेवल। इसे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले कह रहा है प्राइस लेवल। जो हमारे पास बड़ी सस्ती सी चीजें होती है, जैसे नमक है जी, 15 रुपए का पैकेट है या 20 रुपए का पैकेट है, चल 17 का आता है, ठीक है। अब वो 17 से 20 रुपए कर दिया जाए तो कायदे से 10% से ज्यादा का चेंज हो गया, राइट। लेकिन क्या उसकी डिमांड पर असर पड़ेगा? द आंसर इज नो। इसी तरह डायमंड है, जो डायमंड 5 लाख का है वो 6 लाख का कर दिया जाए, भैया जिसकी 5 लाख का एक डायमंड खरीदने की औकात है वो 6 लाख का भी खरीद लेगा। तो जो बहुत कॉस्टली गुड्स होते हैं या बहुत चीप गुड्स होते हैं उनकी प्राइस इलास्टिसिटी जनरली नियरली इक्वल टू 0 होती है, उनकी डिमांड पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन जो मॉडरेट प्राइस्ड गुड्स होते हैं उनके डिमांड पर असर पड़ता है, अगर प्राइस ज्यादा कम कर दिया जाए या ज्यादा, ठीक है जी। तो ये पॉइंट याद रखना। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, अगर हमारे पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो प्राइस चेंज होने की वजह से, इस तरह प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो लोग सब्सटीट्यूट्स लेना शुरू कर देंगे, राइट। तो सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है, और सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी है भैया प्राइस कम करो या ज्यादा करो, लेना ही पड़ेगा। अब जैसे मिल्क है, मिल्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो वो 40 में बेच रहे थे तब भी लेना पड़ रहा था, 50 में बेच रहे हैं तब भी लेना पड़ रहा है, राइट। हाँ जी, टाइम पीरियड, देखो डिपेंड करता है कि जो प्राइस चेंज हुआ है वो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है या लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है तो कुछ टाइम के लिए आप अपने दिल पे हाथ रख के बैठ सकते हो, चल कोई बात नहीं यार थोड़ा टाइम बाद खरीद लेंगे, राइट। तो टेंड्स टू इंक्रीज इन द लॉन्ग रन, मतलब अगर लॉन्ग रन के लिए प्राइस चेंज हुआ है तो यार आपको पता है आज भी प्राइस ज्यादा वाला है, 3 महीने बाद भी ज्यादा वाला ही प्राइस होगा, तो कोई बात नहीं भैया। लेकिन अगर शॉर्ट रन में प्राइस चेंज हुआ है तो वहां पर आप अपने आप को रोक सकते हो, थोड़े टाइम की बात है बाद में खरीद लेंगे, राइट। पोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और किसी चीज के ऊपर अपनी इनकम का 1% खर्च कर रहे हो, मतलब सिर्फ 1000 रुपये, 1000 की बजाय अगर इसकी कीमत 1200 हो जाए तो क्या आप खर्च करना बंद कर देंगे? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का मेजर पोर्शन लेट्स से 30% फूड के ऊपर खर्च कर रहे हो, मतलब 30,000 रुपये, और वो 30,000 रुपये की जगह 40,000 रुपये हो जाए, अब फर्क पड़ेगा आपकी खर्चे पर। अब सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कितना फर्क पड़ रहा है, सीधा 10,000 का। तो कहता है जी द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड बाय द कस्टमर इज नॉट सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ दोज गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स वेरी
स्मॉल पोर्शन ऑफ हिज मंथली। कोई नहीं यार, 1000 रुपए की चीज है 1200 की होगी, 200 रुपए का फर्क पड़ रहा है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30,000 की चीज 40,000 रुपए की हो गई तो बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है हमारे एक्सपेंडिचर पर। पूरा बजट ही दोबारा से सेट करना पड़ेगा कि 10,000 रुपये अब कहाँ से निकाले जाएंगे, या निकालने हैं या कम करनी है डिमांड। हैबिट, जिस चीज की हैबिट है 5 की हो, 7 की हो, 10 की हो, उसकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो जहां हैबिट है वहां डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। नेचर ऑफ कमोडिटी कहता है जी जो कंफर्ट वाली चीजें होती है या लग्जरी वाली चीजें होती है उनकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। लेकिन जो नेसेसिटी वाली चीजें हैं, भैया खाना तो खाना ही पड़ेगा, 10 रुपये महंगा मिल रहा है या 10 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो जो नेसेसिटीज वाली चीजें होती है उनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक, राइट। वेरियस यूज, अगर किसी चीज के मल्टीपल यूज है तो उसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। जैसे कि दूध से आप दही भी बना सकते हो, लस्सी भी बना सकते हो। दूध महंगा कर दिया गया, पहले तो यार सस्ता था दूध, दूध लिया घर में ही पनीर पाड़ लिया, घर में ही लस्सी बना ली। अब दूध इतना महंगा हो गया कि बाजार की लस्सी ज्यादा किफायती पड़ने लगी, तो दूध की यूज कम हो जाएगा, बाजार से लस्सी लाना शुरू कर दोगे या पनीर लाना शुरू कर दोगे। तो इसका मतलब जिस चीज के मल्टीपल यूज है उसकी ज्यादा इलास्टिक डिमांड होती है, राइट। पोस्टपोनिंग कंजम्पशन, जिस चीज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, चल यार बाद में भी देख लेंगे, उसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। जिस चीज को पोस्टपोन नहीं कर सकते, भैया बच्चे का दूध है लाना ही है, तो डब्बा 200 रुपये का आ रहा है तब भी लाना पड़ेगा और 300 रुपये का आ रहा है, तो उसकी डिमांड कम इलास्टिक होती है। एक बार ये सारे दोबारा से रीड करो अपने आप से, कोई भी ऐसा पॉइंट, क्योंकि ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ग्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या बताया था आपको, ए के प्राइस में चेंज होने की वजह से बी की डिमांड पर। क्रॉस क्यों नाम दिया गया, प्राइस किसका चेंज हो रहा है, ए का, और डिमांड किसकी अफेक्ट हो रही है, बी की। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब बी के प्राइस के चेंज होने की वजह से बी की डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि ए के प्राइस के चेंज होने की वजह से बी की डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। तो ये कौन से गुड्स के केस में होगा, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट, रिलेटेड गुड्स के केस में, राइट। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। आपकी इनकम चेंज होती है, उसकी वजह से आप डिमांड में कितना चेंज करते हैं, राइट। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में जनरली क्या होती है जी, इनकम ज्यादा है तो आप कंज्यूम ज्यादा करते हो, तो इसका मतलब जनरली क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, बेटा 10 रुपए की इनकम बढ़ी है पर खर्च करने की पावर 11 रुपए की बढ़ जाती है, अपनी औकात से ज्यादा इंसान खर्च करता है। तो जनरली क्या होता है कि 10 रुपए चेंज हुई है इनकम में तो डिमांड 20 रुपए की जनरेट करोगे, कोई नहीं देख लेंगे यार, इंस्टॉलमेंट में दे देंगे पैसे, क्या हो गया, राइट। तो जनरली पॉजिटिव मीन्स ठीक है। इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स जनरली 0 to 1, क्योंकि नेसेसिटीज तो पहले भी पूरी हो रही होती है और नेसेसिटीज इनकम बढ़ने के बाद भी उतनी ही रहती है। नमक ऐसा तो नहीं कि इनकम ज्यादा हो गया चल कोई नहीं आधी कटोरी नमक रोज खाया करेंगे या चीनी 1 कटोरी रोज खाया करेंगे। नेसेसिटीज के केस में मोर देन 1 नहीं होती, जनरली कितना रहता है, 0 से 1 ही। लग्जरी गुड्स के केस में अबव 1। 10 रुपए की औकात बढ़िया, कोई नहीं 30 रुपए की चीज ले लेंगे, इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। तो लग्जरी के केस में अबव 1, ठीक है जी। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है जी,
तो भैया पोजीशन चेंज हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई, अभी भी क्या इंफीरियर गुड्स यूज करेंगे? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आप इंफीरियर गुड्स को वैसे वैसे कम करते जाते हो। तो इसलिए इंफीरियर गुड्स के केस में क्या हो गया? डिमांड फॉल्स एज इनकम राइजेस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेम चीज है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट जैसे डिमांड का था। वही 5 लेस देन 1 मोर देन 1 इक्वल टू 1 इंफिनिटी एंड 0। बस यहाँ पर फर्क क्या है, प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। जबकि इनकम और प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन था? नेगेटिव रिलेशन। लो ये चैप्टर खत्म हो गया, देख लो पूरा चैप्टर पढ़ के।